ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पॉलिंग के बारे में पढ़ा था, जहां हम लोग रिफाइनिंग की प्रोसेस पढ़ रहे थे, जो कि सबसे पहले मेरे पास था लिक्वेशन, दूसरा मैंने पढ़ा था डिस्टिलेशन, थर्ड मैंने पढ़ा था आपके पास पॉलिंग। अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस के पास जा रहे हैं, जिसका नाम है पायरोमेटलर्जी ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग। आप लिख सकते हैं, हेडिंग डालिए। अब ये पायरोमेटलर्जिकल पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग। पायरो मीन्स टेम्परेचर। हम लोग जो रिफाइनिंग करेंगे ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं। पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो मेन काम है वो किसका है, मेरे टेम्परेचर का है। टेम्परेचर वेरी करने की वजह से एक हाई टेम्परेचर रखेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे, उससे क्या होगा, रिफाइनिंग हो जाएगी। जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपके पास मेल्ट नहीं होगा, जो लो वाला होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, रिफाइनरी करोगे। ठीक है, इम्प्योरिटीज को प्योर मेटल से रिमूव करने में हेल्प करेगा आपको। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एयर blast is passed through the metal at high temperature to oxidize the। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, दो प्रोसेस होती हैं। एक होता है क्यूपलेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पीबी को हम लोग रिमूव करते हैं सिल्वर और गोल्ड से। CuPeLLATION क्यूपलेशन यूज किया जाता है टू रिमूव पीबी फ्रॉम सिल्वर, दैट इज Ag, एंड गोल्ड Au। ठीक है, और दूसरा मेरे पास होता है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए यूज करते हैं। देखो, जैसे क्यूपलेशन मतलब आपके पास क्या होता है, एक कप जैसा होता है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से बहुत बड़ा वेसल होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, हॉट एयर जो होती है, हाई टेम्परेचर पे एयर होती है और स्पीड से फ्लो करवाते हो यहाँ से, तो इसके ऊपर से जा रही होती है। तो वो क्या करती है, अगर आपने इसके अंदर ओर लिया है, ओर कैसे, मैं तीन प्रोसेस उसके ऑलरेडी करा चुका हूँ, कंसंट्रेशन उसका हो चुका है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, वो रिड्यूस हो गया, मतलब उसमें बहुत इंप्योरिटीज क्या हो गई, रिमूव हो गई। मैंने यहाँ पर एक और डाल दिया सिल्वर का और गोल्ड का, उसके अंदर पीबी ऐड था। पीबी का मुझे पता है मेल्टिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू Ag एंड Au के। तो जो ये हॉट एयर आएगी, ये क्या करेगी, पीबी को ऑक्सीडाइज कर देगी। कैसे, पीबी प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके PbO2 बनाएगा, और फिर पीबी जो है आपके पास क्या जाएगी, हॉट एयर के साथ आगे चली जाएगी। और यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, Ag मिलेगा। अगर आपने गोल्ड लिया तो सिर्फ गोल्ड मिलेगा। जो उसके अंदर पीबी की इंप्योरिटी थी वो क्या हो गई, मेरी रिमूव हो गई है। ठीक है, बेसिमराइजेशन के अंदर भी यही है। आप क्या करते हो, कॉपर की रिफाइनरी के टाइम पे अगर कॉपर के साथ आयरन प्रेजेंट है, तो जैसे हॉट एयर आएगी तो आयरन मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, FeO का फॉर्मेशन कर लेता है। FeO का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना, अब ये FeO जो मेरे पास बना है, ये जो सिलिका प्रेजेंट होती है SiO2, ठीक है ना, क्या है मेरे पास, सिलिका ये इम्प्योरिटी है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है मेरे पास, FeSiO3 का बनाता है। ये मेरा स्लैग होता है। ठीक है, FeO मेरे पास यहाँ एक फ्लक्स का काम कर रही होती है, और SiO2 क्या होता है मेरे पास, इम्प्योरिटी होती है। ठीक है ना, तो जो आपने फ्लक्स डाला है इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, एक स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे फिफ्थ प्रोसेस के पास। ये तो पायरोमेटलर्जिकल था,
इसमें तो मेरे पास सिर्फ टेम्परेचर का एक रोल था। आप टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन कराते हो और उससे क्या होती है, आपकी रिफाइनरी होती है। ठीक है, अब चलिए आप फिफ्थ प्रोसेस पे। फिफ्थ प्रोसेस आपने लिखी, लिखिए आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रोलिटिकल सेल लेते हो, जैसे हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, उसी तरीके से एक सेल आपने लिया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। फिर आप इसमें दो इलेक्ट्रोड डालते हो, एक तो जो बहुत पतली सी होती है, ये प्योर होती है, और एक होती है जो काफी मोटी होती है, ठीक होती है, हम कह सकते हैं इस प्रकार से। मैं अगर समझ लो, जो मेरे इलेक्ट्रोलिटिकल रिफाइनिंग है, ये रिडक्शन हम लोग यहाँ से करके जिसको ऑब्टेन कर रहे हैं, ये मेरे पास होता है कुछ एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये हम लोग यूज करते हैं कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, और जिंक की रिफाइनिंग के लिए करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई मैं कॉपर का एग्जाम्पल लेके आपको सिखा रहा हूँ कि कॉपर में हमने क्या किया। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक सोल्यूशन लेते हो, ठीक है ना, और इस सोल्यूशन में क्या होता है, कॉपर 2+ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, आपने जो सोल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का आपने सोल्यूशन ले लिया, मतलब आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड थी, जो थिक है मेरे पास, थिक इलेक्ट्रोड है, दिस इज थिक शीट ऑफ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल यहाँ पर। और जो ये थिन शीट है, पतली है मेरे पास, दिस इज थिन शीट ऑफ प्योर मेटल है आपके पास। ठीक है, आपने क्या किया, जो यहाँ कॉपर डाला था, अब होगा क्या, ये इम्प्योर मेटल है, मतलब यहाँ पर कॉपर भी प्रेजेंट है, साथ में इसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। और ये मेरे पास किसी प्योर है, यहाँ पर सिर्फ कॉपर ही प्रेजेंट होगा। तो होता क्या है, जब आपके पास है, आप यहाँ पर इसको सेल से कनेक्ट कर देते हो, समझ लो ये आपके पास कैथोड है, और ये आपके पास क्या है, एनोड है। ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, कैथोड और एनोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, कैथोड, आपको पता भाई कैथोड पे तो मेरा रिडक्शन होना है, एनोड पर मेरा ऑक्सीडेशन होना है। तो कैथोड की जब हम लोग बात करेंगे, कैथोड का तो आपको पता है भाई मेरा क्या होता है, कैथोड पे तो हमेशा ही कैसा होता है, रिडक्शन होता है। और जब रिडक्शन होने वाला है इस पे, तो क्या होगा, जो कॉपर 2+ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एक्वा स्टेट में, वो जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और जाके डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर सॉलिड के अंदर। बात करें हम लोग एनोड की, एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा मेरे पास, कॉपर सॉलिड कहां पर, जो इस इम्प्योर पे प्रेजेंट है, ये मेरा सॉल्यूशन में आएगा। क्या करेगा, ये कॉपर मेरा सॉल्यूशन में आ रहा होगा और कन्वर्ट हो रहा होगा किसके अंदर, कॉपर 2+ एक्वस के अंदर, और दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होगा। उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनको गेन करेगा और जा रहा होगा मेरे पास कैथोड वाली शीट पर। ठीक है ना, और ये मैं जो आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, तो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप समझ लो आपने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले आप, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन निकाल लेने वाले हैं। ये सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, जिसकी आपको रिफाइनरी करनी है। जैसे कॉपर की करनी है तो आपने कॉपर का लिया, एल्यूमिनियम की करनी है तो आप एल्यूमिनियम के लोगे। अगर आपको जिंक की रिफाइनिंग करनी है, इस रॉड पर जिंक है और आपको जिंक प्योर चाहिए और इम्प्योरिटीज ना रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जिंक का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आप किसका लेंगे, जिसका आपको रिफाइनिंग करनी है, तो आप लिख सकते हो, इट इज द aqueous solution of the
salt and the metal which have to be refined। ठीक है, जो मेटल आपको रिफाइन करना है उसका आप एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो समझ लो मेरे पास जो कॉपर था इस रॉड पे जो ग्रीन से मैंने बनाई, वो कॉपर तो मेरा सारा कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रॉड जो आपकी कैसी होती जाएगी, पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी, और ये कैसी होती जाएगी, मेरे पास मोटी होती जाएगी। क्यों? और कॉपर इस पे जाके क्या हो रहा है, अब डिपॉजिट होता है। तो टाइम के साथ साथ ये थिन शीट तो आपकी थिक होती जाएगी, और जो ये थिक शीट है ये कैसी होती जाएगी, थिन होती जाएगी। और जैसे कॉपर खत्म होता जाएगा तो ये जो इम्प्यूरिटीज है वो सारी कहाँ आती जाएंगी, नीचे आती जाएंगी, धीरे 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 ऊपर से खत्म होती जा रही है रॉड। ठीक है ना, तो क्या होगा आपके पास लास्ट में बस यहाँ पर एक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी। अब क्या हुई, अगर ये इम्प्यूरिटीज जो कहा नीचे आके सेटल हो गई हैं, इसे मैं बोलता हूँ एनोड मड। क्या बोलता हूँ इसको, एनोड मड, क्योंकि ये एनोड वाली इलेक्ट्रोड के नीचे आके डिपॉजिट होगी। ठीक है ना, बहुत बार क्या होता है, ये जो एनोड मड होती है इसके अंदर प्रीशियस एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके पास गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, क्योंकि गोल्ड कॉपर के साथ ये सब मिक्स्ड होते हैं उसके अंदर। तो आपने क्या कि कॉपर तो चला गया, बट जो एनोड मड था उसके अंदर गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था। तो आप क्या करते हो, इसको भी यहाँ से क्या कर लेते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, यहाँ से इसको निकाल लेते हो इतने पोर्शन को, और आपको पता रहता है इसके अंदर मेरे बहुत ज्यादा प्रीशियस क्या है, एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है मेरी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसका एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है, लगभग 99.95% तक ये काम करती है, इतना प्योर ये कर देती है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हाईली प्योरिटी metals which are 99.95% are obtained from this process। इस प्रोसेस से मुझे 99.995% क्या होता है, प्योर मेटल मिलता है। क्यों? क्योंकि जो प्योर चीज होगी वही इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट होती जाती है। ठीक है ना, इस वजह से। अब हम चलते हैं लास्ट जोन रिफाइनिंग की तरफ। ठीक है ना, जो अपना 6th प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग, उसकी तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम लोगों ने कर ली, किस किस लिए यूज करते हैं इसको, कॉपर के लिए यूज करते हैं, सिल्वर के लिए करते हैं, और कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी 6th प्रॉपर्टी की, 6th रिफाइनिंग की प्रोसेस की तरफ। वो है मेरे पास जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, ये जो होता है मेरे पास, ये मेरे पास प्रिंसिपल जो इसका है इस प्रोसेस का, वो होता है मोल, कौन सी चीज मोर सोल्यूबल है लिक्विड के अंदर। ठीक है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड। आपके पास एक चीज है जो लिक्विड के अंदर क्या हो, बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो, उस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा होता है, और ये मेरे पास यूज किया जाता है। लिखिए आप, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी सेमीकंडक्टर metals like silicon, germanium, gallium, indium, एक्सेट्रा। ठीक है ना, हाई प्योरिटी जो सिलिकॉन मेटल्स होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए जोन रिफाइनिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। इसका प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लिखिए प्रिंसिपल इस प्रोसेस का क्या यूज है, हम लोग इम्प्यूरिटीज आर
more soluble in liquid state as compared to solid state। ठीक है ना, जो इम्प्यूरिटीज है वो क्या होंगी, मोर सोल्यूबल होंगी लिक्विड स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड। तो देखो होता क्या आपके पास, जैसे आप यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का मैंने एक डायग्राम बनाया आपके पास। आप समझिएगा, येलो से जो मैं बना रहा हूँ मेटल बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा सॉलिड है। और जो मैं यहाँ ऑरेंज से बनाऊंगा वो मेरे पास कैसा है, लिक्विड। मेरे पास ये लिक्विड है। मैं कहता हूं आपको कि भाई ये मेरे पास सॉलिड था और ये मेरे पास कैसा था, लिक्विड। जो मेरी इम्प्यूरिटीज हैं वो ज्यादा सॉल्युबल किस में है, लिक्विड स्टेट में। तो वो सॉलिड से ट्रेवल करेंगी कहां पर, लिक्विड की तरफ, क्योंकि लिक्विड में जाके वो ज्यादा क्या हो रही है, मेरे पास ज्यादा सॉल्युबल है। तो इम्प्यूरिटीज जो भी होंगी आपके पास वो हमेशा सॉलिड से लिक्विड की तरफ क्या करेंगी, कोशिश करेंगी ट्रेवल करने की। इसी प्रोसेस के ऊपर ये क्या करता है, मेरा काम करता है। तो आप करते क्या है, देखो अभी मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। हम लोग करते क्या है, हम एक रॉड ले लेते हैं। समझ लीजिए आपने वो एक ये रॉड ऐसे ले ली, ठीक है ना। अब ये जो मैंने रॉड ली, ये मेरे पास कैसे थी, इम्प्योर मेटल की थी, या फिर मैं कह सकता हूँ प्योर मेटल की मैंने रॉड ली थी। ठीक, तो आपने लिख लिया, दिस इज द रॉड, प्योर मेटल रॉड आपने ली। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक आर्क लगाते हो कुछ इस प्रकार से, या मूविंग कॉइल होती है वो, इस प्रकार से होती है वो कुछ, समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, इस तरह से है वो। ठीक है, ये है मेरे पास मूविंग कॉइल। ये एक मूविंग कॉइल है मेरे पास। देखो मेरे पास एक ऐसे था, पूरा एक सॉलिड था, ठीक है ना। तो इसको सॉलिड से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको एक कोई कलर देता हूँ। मैंने इसको कलर दे दिया येलो कलर, ताकि आपको एक खाली सा ना लगे। ठीक है, मेरे पास एक रॉड थी। अब मैंने क्या किया, इस रॉड के ऊपर इस कॉइल को मूव किया। अब इस कॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और ये जहां जहां मूव करेगी तो उसमें जो इसके नीचे ये एरिया आ रहा है, जो मैं आपको ये इसे बना के दिखाता हूँ ऑरेंज से, ये जो एरिया इसके नीचे आ रहा है, जब ये कॉइल मूव करेगी तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपके पास है, आपने कोई सॉलिड लिया और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो वो कैसे हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कॉइल यहाँ से इस साइड मूव करेगी तो आपके पास क्या होगा, ये पहले आपके पास लिक्विड था, या थोड़ा आगे ट्रेवल करेगा इसमें से। और मूव कौन करेगा, सिर्फ इम्प्यूरिटीज, क्योंकि मैंने इसका प्रिंसिपल क्या रखा है, इम्प्यूरिटीज जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो जो भी इस रॉड के अंदर इम्प्यूरिटीज होंगी वो क्या करने लग जाएंगे, आगे की तरफ मूव करने लग जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे पिघलेगा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा कन्वर्ट होगा, इम्प्यूरिटीज मूव करेंगी। फिर मैं क्या करूंगा, इस कॉइल को आगे लेके आ जाऊंगा, थोड़ी देर में यहाँ पोजिशन पे लेके आ गया। तो हुआ क्या, साथ साथ में आपके पास इम्प्यूरिटीज भी आगे की तरफ चलती हुई आ रही हैं। सॉलिड मेरे पास जो प्योर मेटल था वो तो वही है, बट इम्प्यूरिटीज क्या कर रही है लास्ट में। जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे एकदम लास्ट पे, ठीक है ना, आपने वहां से शुरू किया था, यहाँ पर आप पहुंच गए, तो ये जो पूरा ब्लॉक होगा इसके अंदर क्या होंगी, सिर्फ इम्प्यूरिटीज होंगी, क्योंकि ये मेरे पास
कैसा है, इम्प्योरिटीज है। वही तो मेरे पास क्या थी, मूवेबल थी। तो आपने क्या किया, आप समझ लो यहाँ से आप इसको स्कैन करते हुए लेके आ रहे हो। जब आप आगे लेके आते जाओगे तो इम्प्योरिटीज भी क्या करेंगे, आगे की तरफ फ्लो करती जाएंगी और एक लास्ट पार्ट में आ जाएगा। जब आप यहाँ पर आओगे तो आप क्या करोगे, इस पार्ट को यहाँ से हटा दोगे, तो ताकि सारी इम्प्योरिटीज मेरी निकल जाएंगी और ये पूरा जो पार्ट था मेरे पास कैसा रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। ठीक है ना, पूरे पार्ट मेरे पास सॉलिड रहेगा और प्योर मेटल का रहेगा। और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो एक कोने पर आ जाएंगी और इस इम्प्योरिटीज को मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकाल देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है मेरा किसका, जोन रिफाइनिंग का। और किसके लिए यूज किया जाता है, हम लोग इसको सेमीकंडक्टर्स की हाई प्योरिटीज के लिए यूज करते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, ये था मेरे पास सेवंथ प्रोसेस, मेरा जोन रिफाइनिंग। सिक्स्थ प्रोसेस, अब हम पढ़ने वाले अपने पास सेवंथ प्रोसेस के बारे में, जो कि है वेपर फेज रिफाइनिंग। नाम से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है यहाँ पे। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग की हम लोग यहाँ पर बात करें। अब देखो होगा कि आपके पास कोई भी इम्प्योर मेटल होगा, इम्प्योर मेटल होगा। इम्प्योर मेटल का मतलब क्या है, मेटल भी प्रेजेंट होगा और उसके अंदर क्या होगी, मेरे पास इम्प्योरिटीज भी होंगी। ठीक है ना, फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई रिएजेंट मिलाऊंगा। रिएजेंट मिलाने से क्या होगा, ये वोलेटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। वोलेटाइल component compound, this is not component, this is compound of the metal। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको डिकम्पोज करेंगे हीटिंग करके, ताकि मुझे क्या मिल जाए, यहाँ पर प्योर मेटल मिल जाए और आपको उसके साथ जो भी प्रोडक्ट गैस मिलेंगी, जो कि मेरी इम्प्योरिटीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, मेरे पास इम्प्योर मेटल था, मैंने उसके अंदर क्या डाला, रिफाइन कोई रिएजेंट डाला, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए वोलेटाइल के अंदर। ठीक है, और फिर मैं उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके डिकम्पोज कर दूंगा और वहां से मुझे प्योर मेटल मिल जाएगा और जो बाकी गैसेस थे वो मिल जाएंगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल लेके देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। हम लोग जब इसका एग्जांपल लेते हैं तो उसके लिए बात करते हैं हम लोग मोन्स प्रोसेस की। ठीक है, कौन से प्रोसेस की, मोन्स प्रोसेस की बात करते हैं। ये जो मोन्स प्रोसेस है सिर्फ ये स्पेशली मेरे निकल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है, मोन्स प्रोसेस हम लोग निकल के लिए यूज करें तो लिखिए, in this process nickel is reacted with carbon monoxide gas to form a complex compound। होता क्या, आपके पास निकल होगा जो कि कैसा होगा, इम्प्योर होगा। अभी इसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, आपने इसका रिडक्शन करवाया 4 टाइम्स इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ। टेम्परेचर आपने कुछ रख लिया यहाँ पर, समझ लो 300 से आपने 350 350 केल्विन के आसपास हमने टेम्परेचर रखा। जो कंपाउंड बना वो बना निकल CO4 की कौन से स्टेट में, वोलेटाइल के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब आपको निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया 4, किसमें था, गैसियस स्टेट में था, आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने और हीट किया 450 से 470 केल्विन पर। तो हुआ क्या, निकल तो वहीं रह गया, बट जो ये गैस थी CO गैस, वो मेरे पास बाहर निकल गई और निकल मुझे कैसे मिल गया, प्योर मिल गया, प्योर मेटल। आप बोलोगे सर पहले आपने 4CO ऐड की फिर 4CO निकाल दी, तो हुआ क्या, ध्यान से सुनोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो पहले देखो क्या था, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी,
इम्प्योरिटी समझो ये प्रेजेंट है, जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। ग्रीन से मैं निकल को शो कर रहा हूँ, ये निकल इसके साथ प्रेजेंट था, यहाँ पर निकल था। पर जब आपने इसके साथ रिएक्शन करवाया कार्बोनिल सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो सिर्फ जो ये ग्रीन गैस थी मेरे पास, निकल यहां से गया, सीओ गैस के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, NiCO4 के अंदर। तो जो ये इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो गई, यहीं पे रह गई नीचे। जो आपकी रेड से मैंने इम्प्योरिटीज बनाई थी, वो क्या हो गई, यहीं पे रह गई, वो ऊपर गई ही नहीं। ऊपर क्या गया, सिर्फ यहाँ से निकल निकल जो था वो रिएक्ट कर पाया था। ठीक है ना, वही आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हुआ था, गैस के अंदर। फिर आपने जो गैस बनी थी उसका और डिकम्पोज कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो यहाँ से तो बस प्योर निकल ही आया था, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ प्योर निकल मिलेगा, और आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो थी वो क्या होगी, आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। एक तो ये तरीका होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, निकल के लिए यूज किया जाता है मोन प्रोसेस। एक मेथड और होता है मेरे पास, जिसका मैं नाम लिखने वाला हूँ यहाँ पर, वो सेकेंड है, ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग में ही आता है, वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड, ठीक है। तो इसके ये वैन आर्कल मेथड में होता है मेरे पास, टीआई के लिए यूज कर सकते हो, टाइटेनियम के लिए, जर्कोनियम के लिए यूज कर सकते हो, एचएफ के लिए यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको जर्कोनियम के लिए एग्जांपल लेके बताऊं, अपने ZR लिया जर्कोनियम, उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो आपको एक कंपाउंड मिल गया ZrI4। ठीक है ना, किसके अंदर, गैसीय स्टेट के अंदर। फिर आपने क्या किया, ZrI4 को और ज्यादा हीट किया एट द टेम्परेचर ऑफ 1400 केल्विन, तो क्या होगा, सिर्फ आपके पास जर्कोनियम बच जाएगा किसके अंदर, प्योर स्टेट के अंदर, प्लस 2I2 गैस, जो आयोडीन गैस थी वो क्या हो जाएगी आपकी, बाहर निकल जाएगी। इतना हाई टेम्परेचर कब आप अटेंड कर सकते हो, जब आप इलेक्ट्रिक आर्क यूज कर रहे हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आर्क से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, और वो भी कंट्रोल्ड रेट में, आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो, आपने क्या यूज किया था यहाँ पर, इलेक्ट्रिक आर्क से आप इस टेम्परेचर पे गए हो, हीटिंग से नहीं जा सकते। ठीक है ना, कैसे जा सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक आर्क के हेल्प से। दो वायर्स लोगे, उसको मेटल के पास लेके आओगे, तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, जैसे उसको टच करोगे, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, तो उससे वो क्या करते हैं, उनके टेम्परेचर को राइज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ी। यहाँ पर अपने पास चारों प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को लेकर। जैसे हम आयरन लेंगे, कॉपर लेंगे, फिर उससे पूरी रिफाइनरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आयरन लेंगे, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे कि सिर्फ मैंने एक आयरन लिया है, और आयरन का अगर मुझे और मिला है, तो फाइनली मैं कैसे वहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। ये सब सीखने से पहले आपको ये चारों तरीके जो है अच्छी तरह आने चाहिए, ताकि आपको ये चारों तरीके आते होंगे। कौन कौन से, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फोर्स, फिर रिडक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्थ आपके पास है रिफाइनिंग। ये चारों प्रोसेस आएंगे, तो अब इन चारों प्रोसेस को यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक एलिमेंट के लिए रिफाइनरी करेंगे। क्योंकि अभी तो हमने मिक्सचर पढ़ा है सबका, कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। तो अब जो फाइनली मेरे पास प्रोसेस आएंगे, मैं एक आयरन का ओर लूंगा, और फिर उसको रिफाइन करने के लिए मुझे ये चारों में से क्या क्या चीजें यूज करनी है। क्या मैं ग्रेविटी सेपरेशन यूज करूंगा, जैसे मैं कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स की बात करूं, तो हम लोग ग्रेविटी यूज करेंगे, या मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, या मील यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वो सब चीजें हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो अभी इससे आगे समझने के लिए तीन चार एलिमेंट्स के हम लोग रिफाइनरी पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम का हो गया, फिर आयरन का हो गया, इन सब का। उससे पहले आपको यहाँ तक की सारी चीजें याद करनी है, समझ के। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है।